बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर तो हम बात करते हैं, लेकिन आज हम बहुत सारे मौज़ूआत पे बात करेंगे, चूँकि गालबन 2 से 3 दिन बाद ईद है। बहुत बड़ा इवेंट है मुसलमानों के लिए, और आज हर तरफ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है। क्या ईद पर, छुट्टियों पर मामलात मज़ीद बिगड़ेंगे सियासी तौर पर, या कि बेहतरी की तरफ जाएंगे? इकनॉमी दुरुस्त सिमत अभी तक गामज़न नहीं है। 27% से भी ज़्यादा शरह हो गई महंगाई की। कुछ दिन पहले हमने देखा वफाकी मजहबी उमूर मौलवी अब्दुल शकूर साहब का एक एक्सीडेंट में वो जामे शहादत नोश कर गए, उनका इंतकाल हो गया, जिस पर भी आज कौमी असम्बली में बहुत सारे मेंबर्स ने कहा कि उनकी सर्विसेज को हम ट्रिब्यूट करते हैं। वो सादा इंसान थे, कच्चे घरों में रहते थे, कोई करप्शन का उन पर कोई मुकदमा नहीं था। ऐसे लोगों के जाने से मुल्क को बड़ा नुकसान हुआ। तो कई जो मुबसरीन हैं वो इस हादसे को भी शक्ल दे रहे कि इसकी तहकीकात करवाई जाए, कहीं इनको एक्सीडेंट की शक्ल देकर जानबूझकर टारगेट तो नहीं किया गया। अलबत्ता सिलसिला तो जारी है स्पीचेस का। वज़ीर हेल्थ कादिर पटेल से लेकर दीगर रहनुमाओं ने भी आज बड़ी तकारीर की, और जिस पर अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान की सियासत में यूँ तो ये तमाम चीज़ें नई नहीं हैं, लेकिन पहली बार हम देख रहे हैं कि हुकूमत भी अब ये जारहाना रवैया अख्तियार कर रही है। माजी की अपोजिशन ने तो इस तरह के रवैये अख्तियार करती थी, लेकिन अब अपोजिशन भी कर रही है। लेकिन पीटीआई इस वक्त खामोश है, कहीं उनको पता है कि हमारी फेवर में ही सब जा रहा है, इसलिए तमाम पे बात करेंगे। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं, आप मारूफ इकोनॉमिक एनालिस्ट हैं, आप सीईओ हैं सेविंग होम के इकबाल अडवाणी। बहुत शुक्रिया सर, अडवाणी साहब, आपने टाइम दिया। उनके साथ कराची की मारूफ शख्सियत सलीम सचवानी भी हमारे साथ मौजूद है, आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। बहुत शुक्रिया सर सचवानी साहब आपका। मैं स्टार्ट करूँगा आपसे। बहुत सारे सोशल मीडिया पे इस तरह की वीडियोज़ अब अपलोड हो रही हैं कि मौलवी अब्दुल शकूर वफाकी मजहबी उमूर, जिनका ताल्लुक JUI से था, एक्सीडेंट हुआ उनका, वो अकेले जा रहे थे अपने ऑफिस की तरफ कि एक वीगो आती है, उनसे टकरा जाती है और उनका इंतकाल हो जाता है। तो आपको शक है कि ये हादसा नहीं है? सर, ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। बड़े अच्छे इंसान थे और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कौन सी पार्टी में थे। इनके पार्टी की लीडरशिप के से इख्तिलाफ अपनी जगह पे, मगर ये बज़ाते खुद एक अच्छे इंसान थे, और इनसे अच्छे और मोहब्बत वतन इंसानों की पाकिस्तान को ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसलिए यहाँ पे जो भी मुहब्बत वतन और एक अच्छा जो पाकिस्तान के लिए दर्द दिल रखता है, तो उसका अंजाम इस तरह के होते रहते हैं। अच्छा, तो आप देखोगे अगर इस तरह का हादसाती भी मौत हो जाती है तो लोगों में शकूक ऑटोमेटिकली आ जाते हैं कि कहीं इसको मारा तो नहीं किया। जैसे तरीके लब्बैक के लोगों में शक आ जाते हैं, या कि आप जैसी जमात इस तरह की वीडियोस रख के शक दिलवाती है। खादिम हुसैन साहब के लिए भी यही लोगों के ज़हन में आया कहीं उसको मारा तो नहीं किया। जैसे इमरान खान के ऊपर खुल्लम खुला कातलाना हमला हुआ और उनकी FIR तक न कटी। जैसे अरशद शरीफ के ऊपर खुल्लम खुला शहीद कर दिया गया उनको, और इनकी FIR तक इनकी वालदा की न कटी। ये तो बनाना रिपब्लिक है सर, बना दिया गया इसको। जिस दिन आइन असेंबली में बैठ के तोड़ा जा रहा है, आर्मी चीफ हमारे वहां पे बैठे हुए। अच्छा, वैसे बुरा नहीं बनाइएगा, आज बहुत अच्छी बातें आप कर रहे हैं। ये काश जब आप हुक्मरान थे, जब आप सारे इदारे आपके पास थे, अरबाब इख्तियार आप थे इस मुल्क के, तब ये सब क्यों नहीं आप कर रहे थे? किसी ने हाथ आपके पकड़े हुए थे कि आप कानून पर और लॉ एंड ऑर्डर पर फोकस करें? मैं आप तो बहुत बोले बंद हैं, जैसे आपको तो पता ही ना हो। 17 सीटें जो है वो बाजवा साहब ने कंट्रोल की हुई थी, और आज भी जो है ना ये बैठे हुए 19 सीटों की बदौलत बाजवा साहब मेरे दोस्त, आज आसिम मुनीर साहब कंट्रोल कर रहे हैं सर। आज वो अपना कंट्रोल छोड़ दें, कल हुकूमत खत्म हो जाएगी सर। सबसे बड़ा मसला फिर वहीं पे आ जाता है कि हमें भूल चुके हैं कि हमें मरना भी है और अल्लाह को जवाब भी देना है। जब तक हम अपने दिमाग में ये चीज नहीं बिठाएंगे कि हमें मरना है और अल्लाह को जवाब, हुकूमत ये तनकीद कर रही है, वाले भी ये चीज निकाल दे कि आप लोग नहीं है तो मुल्क नहीं चल सकता। जो चीज बात तो ये है ही नहीं ना कि हम नहीं तो मुल्क नहीं चल सकता। सब बात ये कि कर क्या रहे हैं,
इतनी महंगाई बढ़वाई है इन्होंने, इतने पैसे पाकिस्तानी रुपए इन्होंने खजाने में जमा कर लिए। अब क्या इंतजार करें कि जब IMF के डॉलर आएंगे तो वो कन्वर्ट करके डॉलर बाहर निकाल के वापस IMF वालों के पास भिजवा देंगे, अमेरिका, बर्तानिया, दीगर यूरोपियन कंट्रीज में भिजवा देंगे। ये इस चीज का इंतजार होगा सर। पब्लिक को क्या रिलीफ दिया गया? सड़ा हुआ $20 टन वाला आटा जो 380 रुपये टन लेके दे दिया गया। आप मुझे एक एकदम बता दें कि जिससे इन्होंने पब्लिक के बेनिफिट के लिए किया हो, इन्होंने फैक्ट्री इंडस्ट्रीज को कुछ बेहतरी के लिए इन्होंने कोई ग्रोथ की हो, इन्होंने जो है किसानों की बेहतरी के लिए कोई ग्रोथ की हो, कुछ किया हो? आप बताएं मेरे को। आप खुद बता दें कि भाई देखो इस सिम पे जा रहे हैं जिससे आगे जाके मुल्क की बेहतरी आएगी। एक सिम इनकी नहीं खड़ी हुई है। वज़ीर आज़म सब जाके आटे के दौरे कर रहे हैं। नहीं, मुसद्दिक मलिक साहब कह रहे हैं ना, इत्मीनान रखें, रशिया से पेट्रोल आ जाएगा। सर ये इत्मीनान तो आप रखते ही हैं, रशिया से पेट्रोल नहीं आना, क्योंकि रशिया के खिलाफ ये यूक्रेन को असला सप्लाई कर रहे हैं। और वो पैसा भी कहाँ जा रहा है? वो पैसा, वो डॉलर कहाँ जा रहा है? सर सुने ना, जब आप बात करते तो पूरी से वो पैसा और डॉलर का एविडेंस का हिसाब कौन देगा? एविडेंस का है, हम बात कर देते हैं, हवा में बात नहीं है। कतर के फुटबॉल के $2 अरब जो सिक्योरिटी के बेस पे मिले थे वो कहाँ है? जरा बताए ना, कतर के फुटबॉल जो वर्ल्ड कप हुआ था उसके अंदर में जो $2 अरब सिक्योरिटी के मद मिले थे वो कहाँ? पार्लियामेंट में बैठते ना सर, आप पार्लियामेंट में सवाल उठाते ना सर। ये जो तमाशा है ना मुल्क को लूटने का, मुल्क को खसूदने का, इसमें फौज के सिपाही भी पिस रहे, इसमें रेंजर्स के सिपाही भी पिस रहे, इसमें पुलिस के सिपाही भी पिस रहे, इसमें आम मजदूर भी पिस रहे, इसमें आम आवाम भी पिस रहे। 22 करोड़ लोग पिस रहे हैं और 200-250 लोग जो ना यशा कर रहे हैं। मतलब आप सारे अपने जो भी पाजी है उसको सजा मिलनी चाहिए। मैं हूं, ये हूं, या आप हो, जो भी पाजी है उसको सजा मिलनी चाहिए। बात तो आज ही हो नहीं रही। चले आगे आपका पॉइंट। आपने सर इनके जज्बात सुने अडवाणी साहब, PTI अभी भी जारहाना रवैया अख्तियार किए हुए है। मौलवी मैं चाहूंगा पहले सर सच बात करें तो आपकी तो जारहाना रवैया अख्तियार किए हुए हैं। चले मैं आता हूं आपके पास। जी सर, क्या कहेंगे? अब्दुल शकूर साहब के इस इंतकाल पर हर आंख अश्कबार है। देखिए ये तो बहुत बड़ा लॉस है पाकिस्तान का, नो डाउट। काफ़ी अच्छे इंसान थे, अल्लाह इनकी मफ़रत करे। और बाकी तहकीकात से पहले हम लोग अपनी राय नहीं दे सकते कि ये कोई मर्डर है कि क्या है। वो तो जैसे तहकीकात होगी इसके बाद ही पता चलेगा। अपनी राय उससे पहले देना मुझे लगता है ज़रा जल्दबाजी हो जाएगी। कबल वक्त है। हाँ, कबल अंदाज़े ना लगाए जाए। मैंने भी राय नहीं दी कि ये मर्डर है। मैंने कहा कि सोच अमूमन ये आ जाती है क्योंकि इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं। वो सही, अपनी अपनी राय है। मेरी राय है कि जब तक तहकीकात कंप्लीट नहीं हो इससे पहले हम अपना बयान नहीं दे सकते। फिलहाल तो जब तक तहकीकात नहीं होती तो इसके बारे में कहना मुझे लगता है कबल इस वक्त होगा। ईद आ रही है सर, इस ईद पर आपको लग रहा है कि गिरफ्तारियां होंगी? क्योंकि हमने देखा पिछले हफ्ते के दिन PTI के कराची के सदर और फॉर्मर मिनिस्टर अली जैदी हफ्ते के दिन गिरफ्तार हुए, और ताकि इतवार छुट्टी फिर पीर को उनको पेश करना था। तो ये गिरफ्तारियां आपको आगे नजर आ रही हैं? नहीं, गिरफ्तारियां इस लेवल तक तो हो सकती है सेकंड लीडरशिप या थर्ड लीडरशिप के हवाले से, लेकिन मुझे नहीं लगता है खान साहब की गिरफ्तारी हो ईद में, जो सोशल मीडिया पे चल रहा है। मुझे नहीं लगता कि खान साहब की गिरफ्तारी ईद के दौरान की जाए, नहीं हो सकती। बाकी ये छोटी जो सेकंड और थर्ड लीडरशिप है इनकी गिरफ्तारियां मुमकिन है, क्योंकि इन लोगों के ज़ाहराना अंदाज, एग्रेसिव पॉलिसी जब तक ये रखेंगे तो इनको इसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। देखें यहाँ पर पाकिस्तान में आप देख लें, आप एक लिमिट से ज़्यादा कहीं ये पॉलिटिकली कहते हैं ना सिंपैथी गेन तो नहीं कर रही PTI इस तरह का रवैया अपना के कि हमें जानबूझ के गिरफ्तार करे ताकि कल हम बताएं कि हमारे साथ बड़े जुल्म और जबर हुआ? नहीं, PTI को मेरी समझ में नहीं आ रहा अभी आज की तारीख में एग्रेसिव पॉलिसी नहीं रखनी चाहिए। वजह बताऊं कि आज अगर फेयर इलेक्शन हो जाते हैं अगर, तो PTI जीत जाएगी। तो जब आपकी पब्लिक में इतनी मकबूलियत है सर, तो फिर आपको शुभ है कि फेयर इलेक्शन नहीं होंगे, आप ये कहना चाह रहे हैं सर? नहीं, फेयर इलेक्शन पाकिस्तान में आप जब आए थे तब भी नहीं हुए थे। 2018 में भी नहीं हुए। अच्छा, तो पाकिस्तान में एक ही बार इलेक्शन फेयर इमरान खान साहब ने बढ़ाया था, PTI ने बढ़ाया था। आप भी जब आए थे तो फेयर नहीं आए थे, इससे पहले भी नहीं होता। पाकिस्तान में नहीं है, ये कल्चर ही नहीं है। वो तो सच्चाई है, सबको मालूम भी है। तो वो खान साहब का जो अमल था कि EVM लाई जाए, इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन, वो कुछ भी करते, वो सब वो ऐसी चीजें थी, बाद में यही बेनिफिशरी ज्यादा निकलते, क्योंकि आज की जो टेक्नोलॉजी जो चल रही है इसमें सबसे आगे यही लोग हैं, तो उनको पहले से पता है। नहीं, वो तो निगरान हुकूमत आके करवाती ना अडवाणी साहब। मैं देखे पाकिस्तान में हर वक्त निगरान हुकूमत नहीं करवाए इलेक्शन, लेकिन पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम रही है, इसको मान ले कि पाकिस्तान में इसका हल भी बता दें आज। क्या EVM जो है
वो चांसेस कम होते हैं, हम ज्यादा बेहतर तरीके से हिसाब किताब रख सकते हैं। उसमें बहुत से वेरिएशन जो हमारे कंट्रोल में आ जाते हैं, जो कि ऑटोमेटिक इनका सॉफ्टवेयर ये कहना है कि चोरी का रेशियो कम हो जाएगा। बिल्कुल 100%। चले नहीं वो सही है, लेकिन हमारे यहाँ और बहुत सी प्रॉब्लम है अभी कुछ। आप एक तो प्रॉब्लम आपका ये है कि आपका लाइव प्रोग्राम होता है, इसमें आदमी ऐसा भी कुछ सब कुछ बोल भी नहीं सकता, वरना बार इसीलिए तो हमने लाइव का प्लेटफॉर्म दिया है। इसमें ये रह रहा है कि कुछ ऐसी चीजें निकल जाती है मुंह से जो नहीं निकलनी चाहिए। पाकिस्तान में हर चीज नहीं बोली जा सकती, यहाँ पर आप समझते हैं इन चीजों को, तो फिर रिकॉर्डिंग होता आदमी बोलते भाई मेरा ये वाला देना, तो यहाँ तो ये भी प्रॉब्लम है। लेकिन पाकिस्तान में ये चीजें पॉसिबल नहीं है, उसकी काफी वजूहत हैं, आप भी जानते हैं, भाईजान भी जानते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मुझे लगता है आज की तारीख में जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन मुझे जो सबसे ज्यादा महसूस होता है, मुझे पीटीआई की कोई पॉलिसी समझ में नहीं आई थी कि ये लोग क्या करना चाह रहे हैं। यार मुझे आप एक चीज बताओ, जिनके पास हारने के लिए बहुत हो वो लड़ाई झगड़े क्यों करता है? हारने के लिए इनके पास बहुत कुछ है ना। आज वोट बैंक इनका बहुत ज्यादा है। आज अगर इलेक्शन होते हैं तो सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी कौन है? पीटीआई सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी। इसके बाद जो बेनिफिशियरी इलेक्शन होते हैं वो है पीपल्स पार्टी, तो इनको भी 5 साल की गवर्नमेंट मिल जाएगी। अगर इलेक्शन होते हैं तो ये बेनिफिशियरी और सबसे ज्यादा लूजर कौन है? नून लीग। अगर नून लीग एग्रेसिव पॉलिसी करे और ये माजाराई करे तो समझ में आता है कि इलेक्शन नहीं हुआ। ये लोग मुझे समझ में नहीं आता, ये हर चीज में इतने एग्रेसिव हो जाते हैं। आपकी बात सही है, मगर हकीकत में आप देखें तो महागाई तो वही कर रहे हैं, बार बार ऑपरेशन वही कर रहे हैं, लोगों की पकड़ दकर वही कर रहे हैं। अगर पकड़ दकर ना करे तो रिएक्शन। अभी कुछ दिन पहले सिराज हक साहब गए थे खान साहब से बात करने, इन्होंने कहा कि आप लोग टेबल पे बैठ जाएं। फिर वो शहबाज शरीफ साहब के पास गए, उसने भी हाँ कह दिया, खान साहब ने मना कर दिया। खान साहब को तो मुज़ाकरात में सबसे ज्यादा पेल करनी चाहिए, क्योंकि अगर मुज़ाकरात होते हैं और इलेक्शन की कोई भी डेट आ जाती है, अक्टूबर में आए, नवंबर में आए, अगस्त में आए, यही बेनिफिशियरी है। अगर इलेक्शन होते हैं तो यही बेनिफिशियरी है। ये मैंने पहली बार किसी को देखा है जो जिस चीज का सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी है वही लड़ाई, वही एग्रेसिव पॉलिसी पे आ गया। आप लोगों ने क्या क्या गवाया आपकी एग्रेसिव पॉलिसी की? वैसे मैं बताता हूं, नेशनल असेंबली छोड़ दी, क्या सेंस था? सियासतदान को असेंबलियां छोड़ने की सोच ही नहीं होनी चाहिए। आपने नेशनल असेंबली छोड़ दी, ओके, बाहर आ गए, ये करेंगे वो करेंगे, स्टार्ट में फिर लेने गए, सीटें नहीं मिली, दोबारा गए ना इस्तीफा वापिस, पंजाब असेंबली तोड़ दी, सही है, और केपी के तोड़ दी। मेरे भाई, आप इस मुल्क के अंदर आइन को आप लोगों ने कितना इंपॉर्टेंस दी है, कितनी इंपॉर्टेंस दी है कि दूसरे देंगे। हर कोई जिसके पास पावर होती है वो आइन को अपने हिसाब से करता है। आपने असेंबली तोड़ दी और आपने सोचा कि ये पंजाब का इलेक्शन करवा देंगे। पंजाब का इलेक्शन कैसे होगा? पंजाब पाकिस्तान पे, पंजाब का इलेक्शन का मतलब पाकिस्तान, पंजाब की हार जीत पाकिस्तान। आपसे ज्यादा सीटें, आप पंजाब के इलेक्शन अगर नेशनल असेंबली से पहले करवा देते हैं और अगर आप जीत जाते हैं तो इसका मतलब नेशनल असेंबली के इलेक्शन तो आप जीत ही गए, उसके बाद तो आपकी हुकूमत होगी। तो आपको ये अपॉर्चुनिटी कभी मिल ही नहीं सकती कि पंजाब के इलेक्शन हो जाए उसके बाद नेशनल असेंबली के इलेक्शन हो जाए, नहीं हो सकता। एक साथ इलेक्शन अक्टूबर में होंगे। अब ये बात आ गई। अभी ये लोग तो मई को तो भूल गए ना। हाँ, अच्छी बात है, नहीं भूल रहे थे ना, उसमें भी बहुत लड़ रहे थे। अक्टूबर के लिए तो लड़ रहे थे, इससे पहले अब ये कुछ दिन बाद अक्टूबर पे आ जाएंगे कि अक्टूबर में इलेक्शन होना। हमारे जरा ये बता रहे हैं कि 9 से 10 MNS PTI के पार्लियामेंट में और जा रहे हैं, क्या बाकी भी सब जाएंगे? मतलब यार पता है, मेरा मकसद कहने का ये है कि यहाँ का प्रॉब्लम क्या है कि यार माइट इज राइट वाला हिसाब है पाकिस्तान में। ये जितने भी हैं ये देखेंगे कहाँ पर हवा का रुख है उस तरफ चले जाएंगे। और खान साहब की अगर इसी तरह एग्रेसिव पॉलिसी रही तो मुझे लगता है कि हवा का रुख चेंज होता जाएगा। आज भी देखें, आज इनके पास क्या है? KPK में गवर्नमेंट है? नहीं है। इनके पास पंजाब की गवर्नमेंट चली गई, नेशनल असेंबली में आज ये कहीं भी नहीं है। अगर इलेक्शन नहीं भी होते तो ये क्या कर सकते हैं? अगर ये नेशनल असेंबली में होते तो कितने बिल तो ये मंजूर नहीं होने देते, कितनी प्रॉब्लम हो जाती। हर वक्त ये लोग होते और जब इनके हाथ में सीटें होती तो लोग इनके पास आते भी, मिलने भी। आज इनके पास कोई जाएगा भी नहीं तो क्या करेंगे? असेंबली देखे ना, आपको पता है जिनके पास 2-2, 3-3 सीटें हैं उनको भी कितनी इंपॉर्टेंस मिल जाती है। आपके पास इतनी सारी सीटें थी, आपने गंवा दी। अब ये सब होने के बाद भी, इतना कुछ होने के बाद भी अभी भी आपकी काफी इंपॉर्टेंस है, अभी भी आप लोगों के पास काफी चीजें हैं, लेकिन इसी तरह की इनकी एग्रेसिव पॉलिसी रहेगी तो ये जो आज के हालात हैं ये इससे भी पीछे चले जाएंगे। चले आगे आपका पॉइंट। सलीम सचवानी साहब,
जो आपका एग्रेशन है यही आपकी एग्रेशन का तो ये इल्जाम लगा है ना, हम अच्छा। तो एग्रेशन वाली बात नहीं, हम तो एक जो जायज मुतालबात है वो कर रहे हैं। सर। अब देखिए एक में मेरी बात को मुकम्मल होने दें। सर मुज़ाकरात के लिए उन्होंने कहा, सिराजुल हक साहब ने उन्होंने मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। सिराजुल हक साहब ने एजेंडा क्या दिया था? क्या उन्होंने कहा था इलेक्शन और रूल ऑफ लॉ के लिए बात करें, और फिर खान साहब ने मना किया हो तो बात बनती है कि भाई खान साहब जो है अगेंस्ट हुए, सही बात मान नहीं रहे। जरदारी साहब का भी स्टेटमेंट आपको याद होगा, वो कह रहे हैं आप पहले से ही बोल देते हो कि ये होगा तो हम बैठेंगे। देखिए ना, तो भाई आप आए तो मैं सही। आपके पास आता हूँ मिलने के लिए कि भाई तो मेरे दिमाग में होना चाहिए मसले मसाइल क्या क्या है, तो हमें मालूम होनी चाहिए कि इस वक्त मसला मसाइल जो ये सबसे बड़ा मसला इलेक्शन और रूल ऑफ लॉ का है कि कानून की हुक्मरानी हमारे यहाँ पे नहीं है। सर ठंडे ठंडे सर आपकी सवाल चलें, बोलें। आपकी सवाल चलें। आपने कहा कि पहले पता तो होना चाहिए। बिल्कुल 100%। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि शहबाज शरीफ के पास आप आए तो सही, आप आ ही नहीं रहे। सर बात ये नहीं आए तो सही, एक चीज है ना कि मुज़ाकरात होने और लाहासिल होने तो फिर आने का फायदा नहीं है सर। ये तो बात ही नहीं, वो तो अवाम के सामने अपनी इंपॉर्टेंस बताना चाहेंगे। देखिए खान साहब ने हमारे पास मुज़ाकरात में आने के लिए मजबूर है। सर अब बात करें एजेंडे के ऊपर कि भाई हमें रूल ऑफ लॉ पे बात करनी है, हमें इलेक्शन के ऊपर बात करनी है, हमें अवाम की बेहतरी के लिए बात करनी है, हमें करप्शन के ऊपर बात करनी है, फिर खान साहब ना आए तो खान साहब के जिम्मेदार है, हम भी आपके साथ होंगे कि भाई खान साहब ने ये गलत किया। सही कह रहे हैं। देखें मुज़ाकरात अगर होते हैं ना, मुज़ाकरात की सबसे ज्यादा जरूरत अगर किसी को है ना वो पीटीआई को है। ये लोग ये चीजें मानते नहीं है, पता नहीं ये किस तरह से सोच रहे हैं। आज की तारीख में अगर मुज़ाकरात होते हैं ना सबसे ज्यादा बेनिफिशरी पीटीआई है। अगर मुज़ाकरात नहीं होते हैं ना तो आप समझे आपने उनको बहुत बोला समझा हुआ है। नहीं नहीं आपने उनको बहुत बोला समझा हुआ है। आप पहले इतने बोले नहीं है वो नहीं मुज़ाकरात करेंगे पीटीआई को बेनिफिट पहुंचाएंगे। सर इसीलिए मैं कह रहा हूं एजेंडा तय करें, इसके बाद में एजेंडा तो यही है ना, एजेंडा होगा तो मुज़ाकरात एजेंडा बता दो। रूल ऑफ लॉ और करप्शन के ऊपर बात करें, इलेक्शन के ऊपर बात करें, खान साहब क्यों नहीं करेंगे? एजेंडा एक ही है कि भाई जो मुल्की हालात है इसके ऊपर एजेंडा यही हो गया कि मुल्क के जो हालात हैं इसमें किस तरह मुज़ाकरात होने चाहिए और किस चीजों पे होने चाहिए। आप जब तक बैठोगे नहीं, आप पहले से कैसे डिसीजन दे सकते हो कि ये फेल हो जाएंगे या ये लोग ये बात करेंगे? वो कुछ भी बात करें, बात ही नहीं होगी, वो कुछ भी बात करें आपके सामने करेंगे ना, गन पॉइंट पे तो कोई आपसे थोड़ी सिग्नेचर करवा लेगा किसी डॉक्यूमेंट पब्लिक के सामने नेशनल टीवी पे बैठ के मुज़ाकरात करेंगे। ये कोई तरीका नहीं है ना। आपको इतना डर कैसे है कि हम टेबल पे बैठेंगे तो ये जो बोलेंगे हम उस पर सिग्नेचर कर देंगे? आप यही डर है ना आपको भी, तो आप एजेंडा तय होना चाहिए मुज़ाकरात का, अगर एजेंडा तय है तो फिर मुज़ाकरात होने चाहिए। आज की ऐसे नहीं होने चाहिए मुज़ाकरात। अगर इलेक्शन नहीं होते या लेट होते हैं, ये जो भी चीजें होती हैं सबसे ज्यादा लूजर जो है वो पीटीआई है, क्योंकि नून लीग सबसे बड़ी बेनिफिशियरी है। मैं बताऊं तो सर इसकी वजह मैं बताता हूं अगर नहीं इलेक्शन आप लोग बैठने के लिए तैयार नहीं है, झुकाव आप में होना चाहिए, वो तो मार लड़ाई पैदा करना चाहेंगे क्योंकि अगर आज इलेक्शन पंजाब में हो जाते 3 महीने बाद अक्टूबर में हो जाते, जो हालात चल रहा है अक्सरियत किसको मिलेगी? एक आम आदमी से पूछो, मैं आपसे पूछता हूं किसको मिलेगी? पीटीआई को मिलेगी। जब आपके पास अक्सरियत मिलेगी और नून लीग का क्या होगा? सफाया हो जाएगा। एक आम आदमी से पूछो तो नून लीग तो चाहेगी नहीं इलेक्शन हो, नून लीग तो चाहेगी नहीं कि मुज़ाकरात हो। मुज़ाकरात होगी तो बात से बात चलेगी ना यार। कितने कितने टाइम तक मुज़ाकरात होते? सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई टेबल पे बात हुई ना। आप लोग एक एजेंडे पे आप भी अनाउंस कर दें कोई बात नहीं, 1 तारीख को सब इलेक्शन पूरे मुल्क में 1 ही तारीख को आप उसमें एजेंडे पे ये एग्री करवा ले, रूल ऑफ लॉ के ऊपर मुज़ाकरात पहले से आप जाके सब आ जाएगा, उसमें आइन भी आ जाएगा, कानून की उसूल भी आ जाएगी, सुन्नत नबी भी आ जाएगी, इस्लाम का बोलबाला भी हो जाएगा। गवर्नमेंट क्या बोल रही है? 1 तारीख पे इलेक्शन। आप यकीन करें 1 तारीख पे भी इलेक्शन होते सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी आप हैं, आप लोग उसमें भी बेनिफिशियरी हो, लेकिन आप लोग तो बैठने के लिए तैयार नहीं हो। अब पहली बार मैंने देखा है जो सबसे ज्यादा मुज़ाकरात का जिनको फायदा होगा ना, देखिए मुज़ाकरात जो भी होने आपके सामने होंगे ना, आपका भी तो व्यू होगा कुछ के यूं नहीं हो, फिर आप पब्लिक में बोल सकते हैं कि हमको इन्होंने ये कहा। आपका सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी आज की तारीख में अगर मुज़ाकरात होते हैं ना पीटीआई है,
और मुज़ाकरात होते हैं ना, तो सबसे ज्यादा लूजर है नून लीग है। मैं बताऊं क्यों नून लीग है। नून लीग का वजूद खत्म हो जाएगा, इलेक्शन होते हैं, मुज़ाकरात होंगे तो उसमें यही बात होगी, इलेक्शन कब होंगे, 2 महीने आगे पीछे बात होगी ना। अगर इलेक्शन होते हैं, नून लीग को पंजाब से आउट हो जाएगी, नून लीग खत्म। देखिए 2 पार्टियां पीटीआई को मिल गई गवर्नमेंट और पीपल्स पार्टी को मिल गई, कोलिशन में आ जाएगी। अब नून लीग क्या चाहे, नून लीग तो वैसे भी 5 साल के लिए आउट हो गई। हाँ। और खान साहब ने तो हर जलसे जुलूस में हर जगह बोला है मैं आऊंगा तो छोड़ूंगा नहीं किसी को। वो तो चाहेंगे नहीं कभी इलेक्शन हो, वो तो डर में आ गए कि या तो हमको अदालत में जाना पड़े, हर वक्त अदालत में हमको जाना पड़ेगा, या हमको जेल काटनी पड़ेगी, या मुल्क से भागना पड़ेगा। खान साहब तीसरा ऑप्शन नहीं है। नहीं, बातें ऐसी की है ना। अब नून लीग तो चाहेगी नहीं इलेक्शन हो, आप तो उनको पकड़ पकड़ के बोलो मुज़ाकरात करो, वो भागे मुज़ाकरात के लिए। समझ में आता है, पहली बार मैंने देखा जो बेनिफिशियरी है वो भाग रहा है। आपको किसी भी टॉपिक पे मुज़ाकरात करें, आपको करने चाहिए, सबसे ज्यादा फायदा है। देखो और चीज बताओ, अगर एक चीज अगर नून लीग आज के जो हालात बोल रहे हैं कि इस तरह की माज़ाराई होगी तो मार्शल लॉ हो जाएगा, आप यकीन करो, इमरजेंसी भी लगती है, मार्शल लॉ भी लगता है नहीं, उसमें भी सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी नून लीग है। कैसे मैं बताऊं, वैसे भी 5 साल के लिए तो ये आउट हो जाएंगे, इलेक्शन होंगे। अगर मार्शल लॉ भी 5-10 साल के लिए इमरजेंसी भी लग जाती है, तो नून लीग कैसे बेनिफिशियरी कहेगी यार हमको कुछ करने नहीं दिया, हम तो बहुत अच्छा कर रहे थे, वो उनका फेस सेविंग हो जाएगी। खान साहब की उम्र अभी चल रही है 71-72, 5-10 साल अगर गए तो खान साहब तो खत्म हुए। मरियम नवाज और क्या कहते हैं हम नहीं वो होता जाए बिलावल भुट्टो, इनके पास एज है, सही है, 5-10 साल भी अगर हो गया कुछ वाकया वो तो सरवाइव कर जाएंगे। खान साहब के तो पास यही टाइम है, तो आपके पास जो है उसका फायदा उठाओ, मुज़ाकरात करके इलेक्शन करवा लो। आगे आपका पॉइंट सर, ये एक तो जाराना अंदाज और जिस तरह अडवाणी साहब ने आपको एक तजवीज़ दी है, तो जितना भी आपकी जो मरकजी क़यादत है, क्या वो मुशावरत नहीं कर रही कि अगर हम ही इस वक्त, वो कहते हैं ना, चले ही जाते हैं, अगर वो फर्स्ट राउंड हमारा वो भी क्या हो जाता है ना कि लेट सपोज आपको कोई नहीं मिलता, तो भी आपका पलड़ा भारी है, लोग आपको कहेंगे कि नहीं यार पीटीआई चल के जा रही है, पीटीआई जा रही है। कभी मुज़ाकरात से मना ही नहीं किया, अभी भी खान साहब ने मना नहीं किया था सिराजुल्लाह को कि मुज़ाकरात नहीं करेंगे, उन्होंने मना तो नहीं किया था कि मुज़ाकरात नहीं करेंगे। इन्होंने यही कहा था ना कि मेरी टीम जाएगी मुज़ाकरात करने के लिए। अगर ये एजेंडा तय कर लेते तो खान साहब खुद भी मुज़ाकरात के लिए जाने के लिए तैयार होते। जब एजेंडा तय नहीं होगा कि भाई किस लिए मुज़ाकरात करें हम, तो कैसे मुज़ाकरात हो सकते हैं। और ये मुज़ाकरात इसलिए इतने बादशाह इसलिए बने हुए, इतने बेगरत इसलिए बने हुए ये लोग, सर गैर पार्लिमानी अल्फाज से गुरेज करें, इसलिए बने हुए कि इनको पता है कि अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट की भी इनको हिमायत हासिल है। मुल्क को, पाकिस्तान को मुल्क को फलता फूलता देखना वो भी नहीं चाहती। और हमारे जो लोग हैं उन्होंने अपने पैसे वहां पे रखवाए हुए हैं, जो उनकी हर बात मानने के लिए मजबूर है। तो सर जब तक अवाम की लूट का माल नहीं आएगा वहां, उसके ऊपर मुज़ाकरात कैसे होंगे, उसको भी तो होना चाहिए ना, उसका भी तो हल होना चाहिए। जो हमारे अरबों डॉलर, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर पे पहुंच होंगे, अब तो अरबों डॉलर तो हमारे 90s में थे, अब तो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर पहुंच गए जो यहाँ से लुट के गए हर साल। 30 अरब डॉलर जो हमारे यहाँ से आखिर ये कैसे चाहेंगे कि ये जो ना पाकिस्तान फले फूले। चले 1 लाख हाशमी साहब आप सुन सकते हैं, नून लीग से आपका ताल्लुक है, इकबाल अडवाणी और सलीम सचवानी स्टूडियो में मौजूद हैं, आप सुन सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सुन सकते हैं सर, वफाकी मजहबी उमूर के जो मौलाना अब्दुल शकूर थे उनका इंतकाल हो गया, अब उस पर भी चेमा गोई हैं सर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं जो ना ताज़ियत करूंगा मुफ्ती शकूर साहब की फैमिली से, अल्लाह ताला ने जन्नत में जगह दे और पाकिस्तान को अल्लाह ताला हिदायत नसीब फरमाए कि ऐसे वफाकी वज़ीर भी अल्लाह ताला पाकिस्तान को देवे जिससे पाकिस्तान तरक्की की तरफ गामजन हो जाए। और ये एक वो शहीद था जो अपनी एक रास्ता जो ना गामजन कर गया, एक रास्ते पर एक मिशन पर लोगों को, एक मिशन दे गया लोगों को ना कि पाकिस्तान में एक वफाकी वजीर इस तरह से भी काम कर सकते हैं, वफाकी वजीर करप्शन को इस तरह से खत्म कर सकते हैं। लेकिन बड़े अफसोस से ये कहना पड़ता है कि हमारे जो पीटीआई के भाई हैं आज वो फिर भी बात नहीं आ रहे हैं अपने उनके। आप जिंदगी उठा के देखें, आप ट्विटर आप देखें, सोशल मीडिया आप देखें कि ऐसे शख्स को भी नहीं बख्श रहे जिसे पूरी दुनिया सराह रही है। पूरी दुनिया में आज देखें मुफ्ती शकूर की खिदमात को, पाकिस्तान को छोड़ दें आप, उसने जो ना ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान का वफाकी वजीर एक नेकनियत, एक सुलझा हुआ इंसान, सादा आदमी, कच्चे में घर रहने वाला भी हो सकता है, बगैर सिक्योरिटी के भी चल सकता है। और उसने ये साबित कर दिया कि मौत और जिंदगी अल्लाह ताला के हाथ में है। ये बात की बात है
कि ये उन्हें कि जब उनको धमकियां थी, जब उनको थ्रेट से, तो आप लोगों ने सिक्योरिटी क्यों नहीं दी थी? नहीं, देखिए मेरी बात में, वो एक अल्लाह का बंदा था और अल्लाह के जो इंसान होते हैं ना, जिनके ये ईमान होता है कि मौत और जिंदगी अल्लाह ताला के हाथ में होती है, वो कभी भी सिक्योरिटी नहीं लेते। उनका जो ईमान बड़ा मजबूत होता है, वो इमरान खान की तरह जो है ना 4-4 किलो का जो है ना लोहे के सर के ऊपर नहीं वो पहनते, टोपी नहीं पहनते, पीछे प्लेटें नहीं लगाते। तो कादिर पटेल की आज आपने स्टेटमेंट सुनी होगी, वो कह रहे हैं कि मौलवी शकूर साहब जब पोलिंग क्लिनिक गए तो वहां पे लोग कह रहे हैं हमें तो पता ही नहीं कि हम तो ऐसी लाश उठा के ले आए, एक सिपाही नहीं था उनके साथ। नहीं, उसे तो हो सकता था ना कि उसने 1.5 लाख रुपया एक वजीर सिक्योरिटी उनको नहीं दी जाती है जिनको मारना मकसूद होता है। जैसे इमरान खान साहब के पास से सिक्योरिटी हटा ली गई, वैसे इनके पास से भी हटा ली गई, थ्रेट के बावजूद दी नहीं गई। तो ये पीटीआई वाले आप लोग इन्वॉल्व तो नहीं है इसमें? चुप करके ना ये, और जवाब दे दिया करे उसका नहीं है। सर हमने तो उनकी तारीफ की है सर, आपने हम लोगों पे इल्जाम लगा दिया ट्विटर पे। तो आप लोगों के चलने तो जाली पीटीआई का अकाउंट खोल के पीटीआई को बदनाम करने के लिए आप ट्विटर पे उल्टी सीधी हरकतें करते रहते हैं। मरीम नवाज साहब जी बोले मैं अभी आपको वीडियो भेजूँ, आपको मैं अभी वीडियो भेजूँ, भेजें भेजें आपके पास है मेरा नंबर, आप भेजें लड़कों को। सर, आप भेजें। इंसानों को भी नहीं पकड़ चला जो है ना जो। सर आप वीडियो भेजें, अगर गलत होगी तो मैं यहीं पे बैठ के बोलूंगा कि गलत किया जिसने भी किया है। या सुन तो लो पहले जी। हजरत इमाम मेहदी के आने से पहले मुख्तलिफ फितने आने, तो ये फितना दज्जल असगर आ गया जो ना ये। तो फितना है दज्जल तो बर्तानिया में बैठा हुआ था, आजकल सऊदीया का दौरा कर रहे हैं। गलत भी कहेगा सच माना जाएगा उसे। सर वो सऊदीया का दौरा कर रहे हैं, फितना है दज्जल, इनका हालाकार है। ये साबित भाई बात ये कि ये एक मिशन दे गए मुफ्ती शकूर साहब, हमें आपको तमाम लोगों को इस मिशन के ऊपर चलते हुए पाकिस्तान की हुकूमत से मुतालबा करना चाहिए कि वफाकी वज़ार को जिस तरह से उस शख्स ने गुजारा है, जजों को, जर्नलों को, जो हमारा जो सिक्योरिटी के ऊपर है वो अरबों खरबों इस्तेमाल कर रहे हैं, ये खत्म किया जाए सारा। आज मुझे बताए इमरान खान की एक तारीख हमें पता है कितने करोड़ में पड़ती है एक तारीख, और मैं तो ये मुतालबा करूंगा कि घर बिठा के जो ना वो वीडियो लिंक के ऊपर से उसका केस चलाया जो ना इसका। ये दरख्वास्त पीटीआई कर चुकी है पहले ही, आपके शहबाज शरीफ आप दबा डाल के नहीं मानने दे रहे। और मैंने भाई बात ये है कि हम तो अपनी हुकूमत की, मैंने हमेशा नहीं, आपने बड़ी सही बात की, आपने इसमें कोई शक नहीं, आपने अच्छी बात की यार सलीम भाई, मैंने अपनी हुकूमत की मुखालफत भी की है। सर मैं कह रहा हूँ आपने अच्छी बात की सर, मैं आपकी बात की तारीफ कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जब जान का खतरा है इमरान खान को तो उसका वीडियो लिंक पे केस बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं, वीडियो लिंक पे होना चाहिए। वो है बिल्कुल है, पाकिस्तान छोड़ के भागा हुआ नहीं है सर वो। कोई भी तो हम जो इतनी सिक्योरिटी देते हैं या खतरात लेते हैं, हमें पता है कि उन्हें भी थ्रेट है उन्हें। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आजमी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आप आपने कल शहबाज शरीफ साहब से और चीफ जस्टिस साहब से मुतालबा करें सर इस पे। कर दिया ना मुतालबा तो उन्हें। बहुत शुक्रिया आपका इकरार आजमी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। अब फिर हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान में बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, बदअमनी पर। एक बार अडवाणी साहब, कई मुल्कों में आप जाते हैं, चाहे वो कीनिया हो या जिम्बाब्वे हो, इस तरह के मुल्क जिनको हम सुनते थे कि वहाँ पे क्राइम ज़्यादा है, वहाँ पे कानून नहीं है, गुर्बत है, लोग एक वक्त का खाना खाते हैं। हालिया में श्रीलंका को भी देखा कि वहाँ पे भी लोग सड़कों पर निकल आए। तो हम तो उन सबसे बेहतर हैं, हम एग्रीकल्चर मुल्क हैं, हमारे पास रिवर हैं, सी है, ज़रूरी ज़मीनें हैं, कुदरती वसाइल से मालामाल हैं, एटॉमिक पावर हमारे पास है। पाकिस्तान आगे आपको कैसा नज़र आ रहा है? देखिए, पाकिस्तान में जब भी आप देखें तो करप्शन का एक मयार भी बहुत ऊंचा है दुनिया से। आपने अभी कहा एग्रीकल्चर के हवाले से, तो पंजाब, इंडिया, पाकिस्तान तकरीबन सेम ही ज़मीन है, और इंडिया के एग्रीकल्चर देखें कहाँ है, हम बहुत पीछे जा रहे हैं। और हमारी जो एग्रीकल्चर ज़मीन है जो देखा जाए तो उस पर प्लाजा बन गए, सेंटर बन गए, तो ज़मीन हमने कहाँ पर यूज़ कर ली। तो जब तक इस तरह की बंदी से नहीं होगी, पाकिस्तान में एक कानून बहुत है, पाकिस्तान में पॉलिसी भी बहुत है, इम्प्लीमेंट नहीं है। पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट किसी चीज़ का नहीं है। आप किधर भी जाएं, इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो कैसे चलेगा? आपके पास पॉलिसी बहुत है, पॉलिसी मेकर बहुत अच्छे हैं, काफ़ी क्वालिफाइड लोग हैं, लेकिन अगर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है? किसी भी चीज़ में इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। टैक्स कलेक्शन में देख लें, इम्प्लीमेंट है नहीं है, मतलब उन लोगों को बस टैक्स वसूल किया जाता है जो मौजूदा हुकूमत का 1 साल पूरा हो गया, आप उनकी सर्विसेज से मुतमईन है, परफॉर्मेंस? हाँ बिल्कुल मुतमईन हूँ, नंबर 1, बहुत अच्छा काम किया, जो सोचा था इन्होंने किया।
कैसा? सबसे पहले जो इन्होंने जो सोचा था कि हमारे केस खत्म करवा दिए वो करवा दिए। 100% रिजल्ट इनको मिला है। जो देखिए, आप परफॉर्मेंस किसको कहते हैं? परफॉर्मेंस वो होती है जो मैंने सोची है कि मुझे ये कर रहा है और अगर मैं वो कर दूं तो मेरी परफॉर्मेंस नंबर 1 हो गई। इन्होंने जो सोचा था वो तो काम इन्होंने कर दिया, अपने केसेस खत्म करवा लिए और जो इनके प्रॉब्लम थे खुद के सॉल्व हो गए। क्योंकि जो अगर आप ये समझ रहे हैं कि गवर्नमेंट इसलिए ली थी कि हमारी आवाम के ऊपर तरस आ गया था इनको कि खान साहब के दौर में महंगाई हो गई है, हमको इनको कंट्रोल करना चाहिए, खान साहब के दौर में ये प्रॉब्लम हुई है, यही एक करप्शन बहुत ज्यादा हुई है, इसको कंट्रोल करना है, ये नहीं सोची हुई थी ना चीज। जब आपने सोचा ही एक चीज जो सोच के आप आए थे, आपने उसमें वो काम किया। शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि साकिब निसार साहब ने बड़ा जुल्म किया। अभी बात यही होगी कि उस वक्त इसने जुल्म किया, इसने इतनी करप्शन की, इसने ये किया। तो जब भी तहरीक अदम एतमाद आप पेश कर रहे थे तो ये सब चीजें उस वक्त हो चुकी थी और आपके सामने सब था। आपने उसके बाद ये चीजें की ना, जब आपके पता था ना कि इतना इतना मुल्क को लॉस हो चुका है, इतनी इतनी जगहों पे मार लग चुकी है, ये प्रॉब्लम है हमारे पास, आपको नहीं आना था। अब जब आप गवर्नमेंट में आके उन चीजों को बोलोगे तो उसने ये किया, उसने वो किया, तो भाई जिस वक्त आपने गवर्नमेंट ली, जिस वक्त आपने तहरीक अदम एतमाद पेश की, तब ये सब चीजें हो जाएगी। खान साहब के दौर में करप्शन हुई थी, ये उस वक्त हो चुकी थी। खान साहब ने ये किया, वो हो चुका था। साकिब निसार का आपने किया, वो भी कर चुके, सब चीज हो चुकी थी। इसके बाद आपने गवर्नमेंट ली, तो इसके बाद आपके पास एक कोई सोल्यूशन होगा या उसके लिए आपको बेहतरी के लिए कुछ किया हो, करने के लिए पहले से सोचा होगा, तो कहां नजर आ रहा है? अब आप क्या कर रहे हो? खान साहब के 3.5 साल बहुत बुरे थे, अब ये बात कर रहे हो तो ये जब आप आए थे तब बुरे थे, तभी तो आप आए थे। जब ये बुरे थे, इनकी परफॉर्मेंस नहीं थी, इनके हालात खराब हो गए थे, मुल्क में बिल्कुल प्रॉब्लम हो गई थी, सब कुछ तबाह हो गया था, आप आए थे। तो फिर अब आप आए थे तो फिर आप क्या करने आए थे? वो इसलिए आए थे कि जब आपको मौका मिले तो आप एक ही बात करो कि उस वक्त ये हो रहा था, उस वक्त ये हो रहा था, उस वक्त ये हो रहा था। ये होने के बाद आपने गवर्नमेंट ली, आपने क्या किया? आपने सिर्फ एक ही काम किया, अपने केसेस खत्म करवा दिए। इसाक डार साहब भी आ गए, जो भी इनकी प्रॉब्लम थी सब सॉल्व हो गई। और ये जो केस इन्होंने खत्म करवाए, समझो 100, 200, 500 केस खत्म करवाए, इतने केस इन्होंने खान साहब पे बना दिए, यानी ट्रांसफर हुआ, यानी बराबर से केस खत्म हुए, आगे पाकिस्तान बैलेंस रहा है, यानी हमारी अदालतें मसरूफ, हमारे इदारे सब मसरूफ रहे, वो केस यहाँ से वहां चले गए। रोज देखे अभी भी मसरूफियत है ना, हर कोर्ट में मसरूफियत केस यहाँ आ गए। तो जो काम इन्होंने करने आए थे वो उसका 100% रिजल्ट आया है। आगे आपका पॉइंट सर। एहतजाज हसन हमारे जरा ये बता रहे हैं उसने अपने बेटे का टिकट मांगा है पीटीआई से। ये जो केसेस की इन्होंने बात की, ये बहुत अच्छी बात की, मगर आप गौर करोगे तो पीटीआई की जब गवर्नमेंट आई थी तो उन्होंने केसेस बनाने के ऊपर अपना तवज्जो और अपना टाइम खराब नहीं किया था। उन्होंने कोई वक्त बर्बाद नहीं किया था कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के ऊपर केसेस बनाए। उन्होंने सिर्फ नेब के ऊपर कहा था कि जो केसेस आपने पेंडिंग में डाले उनको एक्टिव करें। उसके बाद उन्होंने कोई दबाव नहीं रखा कि आप क्या करना है क्या नहीं करना, उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो एक अलग मसला है। मगर जो है इन्होंने तो केसेस बनाने शुरू किए सर, तो उनकी तवज्जो केसेस बनाने पे, उनकी तवज्जो मुल्क को आगे ले जाने पे, इनकी तवज्जो केसेस बनाने पे। फर्क है दोनों में, दोनों एक जैसे नहीं है। खान साहब के लिए भी यही कहते थे कि आप सिर्फ पकड़ने में गुजार दिया आपने 3.5 साल। सर अगर 3.5 साल पकड़ने में गुजारा सब छूट गए। कई दफा मैं आपको इसका कैलकुलेशन बता चुका हूँ कि जब खान साहब आए थे 9 अरब डाले थे, 6 अरब डॉलर वापस करने थे। जब खान साहब के इल्म में होगा, खान साहब ने 44 अरब डॉलर के कर्जे लिए, उसमें से 27 अरब डॉलर कर्जे की मद में वापस किए, 6.5 अरब डॉलर जो है ना उन्होंने उसकी मद में वापस किए, सूद की मद में 33.5 अरब डॉलर हुए। इसके अलावा जो 8 से 10 अरब डॉलर उन्होंने डैम पे लगाए, 33.5 और 8 41 अरब डॉलर। इनको 9 अरब डॉलर मिलते, मैं मोटा सा बताऊं, और इन्होंने 16 अरब डॉलर छोड़े। उस वक्त पेट्रोल के रेट बहुत कम थे जब इनको पूरी गवर्नमेंट मिली। उस 5 साल दौर में पेट्रोल के रेट कम थे और 125 अरब डॉलर का उन्होंने पूरे अपने दौर के अंदर खाना खराब कर दिया था। जबकि खान साहब ने 44 अरब डॉलर में 7 अरब डॉलर बढ़ा के उन्होंने इनके हैंड ओवर हुए इनके। और उन्होंने आज क्या हाल किया है कि आज 1-1 डॉलर के लिए भीख मांग रहे हैं, इंडस्ट्रियां बंद हो गई, लोग बेरोजगार हो गए, इनको परवाह नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी महंगी किए जा रहे, पेट्रोल महंगा किए जा रहे, दुनिया में सस्ता हो रहा, ये महंगा किए जा रहे, कोई पूछने वाला नहीं है। आवाम की तवज्जो हटाने के लिए, आवाम की तवज्जो हटाने के लिए कभी ईद पे गिरफ्तारी के मंसूबे बनाते, तो कभी छापे मारने के मंसूबे बनाते, कभी अदालतों में जबरदस्ती ले जाने। देख रहे अभी नून लीग वाले ने बड़ी प्यारी बात की कि वीडियो उनके ऊपर आप क्यों
खुद भी परेशान हो रहे हो, दूसरों को भी परेशान हो, मगर इनको परेशान करना है क्योंकि उनकी तवज्जो आवाम को, महंगाई के ऊपर से इनकी आवाम की तवज्जो हटानी सर है। महंगाई से तवज्जो हटा रही है हुकूमत। देखिए हुकूमत महंगाई से तवज्जो तो एक आप कह सकते हैं कि महंगाई से तवज्जो हटाने वाली भी बात हुई, लेकिन हुकूमत इसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकती। हुकूमत के बस में नहीं है महंगाई खत्म करना। पीटीआई ने रोका तो नहीं है? हाँ? पीटीआई ने तो नहीं रोका कि आप ना करें काम? नहीं, पीटीआई ने रोका नहीं है, लेकिन पीटीआई ने ऐसा माहौल भी पैदा कर दिया है ना कि भाई जब से ये लोग आए हैं तो पीटीआई ने इनको चैन से बैठने भी नहीं दिया। अच्छा, ये मैं ये नहीं कह रहा कि इस्लामाबाद में किसी ने इनको रोका नहीं, इन्होंने तो पीटीआई को इस्लामाबाद जाने नहीं दिया। नहीं ना, पीटीआई ने, मैं ये नहीं कह रहा कि पीटीआई ने इनको महंगाई खत्म करने से रोका है, लेकिन ये देखिए कुछ चीजें रियलिटी भी है। पीटीआई ने इनको चैन से रहने भी नहीं दिया। असेंबलियां तोड़ रहे हैं, कभी ये कर रहे हैं, रोज कुछ ना कुछ, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनको भी एंगेज किया हुआ है। एक तो इनके पास ये तो इतने हेल्थ है नहीं कि ये महंगाई खत्म करें, ये भी एक सच्चाई है। अच्छा, हालात ऐसे थे, तो एक्सपीरियंस लोग थे सर? नहीं थे ना, हालात ऐसे थे कि इनके बस की बात नहीं थी। पहली चीज, इनके बस में इनको जो करना था वो कर लिया, और फिर पीटीआई ने करने भी नहीं दिया। अगर वो थोड़ा मोड़ा अगर वो कर भी जाते हैं तो पीटीआई ने इनको डिस्टर्ब भी काफी, एंगेज काफी रखा कि भाई आप इसी काम में लगो। जैसे आपको पता है शौकत तरीन का एक इंटरव्यू, एक वीडियो ऑडियो लीक हो गई थी कि IMF का मुआहिदा नहीं होना सर, नहीं, इन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी उनको बर्बाद करने की, उनको प्रॉब्लम करने की। इनके भी काम पूरे पूरे। वजह क्या है कि शाहिद खाकान, अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, ये नून लीग, फिर पीपल्स पार्टी से आए तो लतीफ खोसा, एतजाज एहसन, मुस्तफा नवाज खोखर, ये मेन लोग हुकूमत से बदजन नजर आ रहे हैं। देखिए जो भी अलग हुए हैं ना, वो कब हुए हैं? जब आपको कश्तियों में सुराग नजर आ रहे हैं। अच्छा, हाँ, जब अच्छी पोजीशन होती है तो कोई नहीं जाता, आप ये नोट करना। हाँ, जब इनको ले जा रही है, मतलब इनको अभी क्या हालात है हुकूमत का, अगर आप क्या समझते हो नून लीग कहीं भी सीट हासिल कर सकती है? नहीं हासिल कर सकती। जब इनको पता है कि इसमें तो अभी 5 साल 10 साल आप भूल जाओ, 5 साल तो कम से कम नून लीग को भूल जाओ, तो उनको पास तो अभी ऑप्शन भी नहीं है कि भाई कोई और चीज बनाए या कोई और पार्टी बनाए या फिर नून लीग को तंकीद करे और अपने लिए कोई स्पेस बनाए। भले वो नून लीग में बने, लेकिन तंकीद करके लोगों की नजरों में आ जाए कि देखिए हमने तो बोल्ड बातें की। आप जब 2018 तक आपकी जो गवर्नमेंट थी तब आप लोग क्यों नहीं बोलते थे? मिफ्ता इस्माइल साहब अभी क्यों बोलने आए जब इनको हटा दिया गया? जब इनको वज़ारत फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया था उसको कितना टाइम हुआ? 6-8 महीने। तो नून लीग में टोटल सब खराबियां इस 6 महीने में आ गई। इससे पहले की दूध की धुली हुई थी वो। तो मकसद कहने का ये है कि जिसके पास कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो फिर छोड़ता जा रहा है, वो अलग बात है। आप 6-8 महीने पहले तो मुझे लगता है कि ये मिफ्ता इस्माइल साहब भी तारीफें करते थे शहबाज शरीफ वगैरह की। अब 6 महीने में यानी नून लीग में जितनी खामियां, जितनी खराबी 6 महीने में जन्म ली नहीं। अब देख रहे हैं कि नून लीग का कश्ती किनारे पे नहीं जाएगी। आप देखें, आप नून लीग का गिराफ गिरता जा रहा है। अच्छा, क्योंकि महंगाई ये कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आम आदमी बदजन हो गया इनसे। इनका वोट बैंक जो पंजाब इनका था, आप समझो ने कि 30 साल 35 साल। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने एक निजी टीवी पे इंटरव्यू दिया और जरदारी साहब से पूछा गया कि क्या खान साहब खड्डे लाइन लगने वाले हैं या नहीं, तो उन्होंने कहा नहीं। देखिए खान साहब को सिर्फ एक ही आदमी खड्डे लाइन लगा सकता है। पाकिस्तान में सिर्फ एक ही आदमी है, वो खान साहब खुद है। बाकी खान साहब का मुझे नहीं लगता कोई भी दुश्मन हो। खान साहब का अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन अगर है वो खान साहब खुद है। मैंने जितनी भी देखी, कितने टाइम से भी 1 साल 1.5 साल से जो भी देखा है, खान साहब जो डिसीजन ले रहे हैं मुझे लगता है मशवरा नहीं कर रहे, या मशवरा करते भी हैं तो डिसीजन खुद अपनी तरफ से ले रहे हैं। खान साहब ने आज जो खान साहब जहां से खान साहब के पास बहुत कुछ था और उन्होंने गवा दिया। अच्छा, अब ये भी अभी भी खान साहब के पास बहुत कुछ है। जो शख्स अपनी पॉलिसी की वजह से इतना कुछ गवा सकता है 1 साल के अंदर, तो वो जो आज है वो भी गवा सकता है। अब आपने तो कहा गवा दिया, सलीम सैफी साहब एग्रीड करते हैं कि खान साहब अपना सब कुछ गवाते जा रहे हैं? ये कोई सियासी वो कहते हैं ना कोई ट्रिक है? सर खान साहब को जो चाहिए वो खान साहब के पास मौजूद है। अच्छा, खान साहब को चाहिए अवाम, अवाम खान साहब के साथ है। अब अवाम की खिदमत करनी है तो रूल ऑफ लॉ मुल्क में लाना पड़ेगा। बगैर रूल ऑफ लाए बगैर अवाम की खिदमत नहीं हो सकती। और पंजाब पर जो ये कह रहे हैं कि उनका होल्ड नहीं था सर, उनका कब्जा था। अच्छा। पंजाब में जमीनों पे कब्जे, जितने भी गुंडे बदमाश थे सारे उन्होंने पाले हुए थे।
आज वो जो है अवाम की ताकत के सामने बेबस है। अगर आज भी उनको मौका मिले तो वही मुसलत कर दे थप्पे मार के, मगर आज अवाम इतनी क्वांटिटी में निकल के वोट डालने आ रही है कि वो उनका जो कब्जा करने का जो प्लान होता है वो फेल हो जाता है। इनकी तो वोटिंग 25,000 से शुरू होती है, 25,000 तो ये डाल चुके होते हैं पहले ही। अच्छा जी 25,000 की तो डालनी इनकी हर सीट पे होती है, मगर अवाम ने बाहर निकल के इनकी इस कोशिशों को नाकाम बनाया। अगर अवाम बाहर न निकलती तो ये कभी कामयाब न होते। तो अवाम की ताकत तो है, और अवाम की ताकत अवाम ही और 2/3 मेजोरिटी से आज देख ले प्राइम मिनिस्टर बने हुए, मगर अवाम में इसकी क्या इज्जत है, क्या रिस्पेक्ट है इसकी। महंगाई के ऊपर से तवज्जो हटाने के लिए ये शख्स जो है वो मुख्तलिफ इशूज खड़े करता है। कभी खान साहब के घरों पे हमले करवाता है, कभी धमकियां देता है कि मैं मरवा दूंगा, कभी राना सनाउल्लाह उल्टे सीधे बयान करता है। राना सनाउल्लाह कहता है मैं 14 मई को होने नहीं दूंगा इलेक्शन। राना सनाउल्लाह कौन होता है जो बोले 14 मई को इलेक्शन नहीं होने दूंगा? या प्राइम मिनिस्टर कौन होता है जो बोले 14 मई को इलेक्शन नहीं होने? आइन तो टूट चुका है, गद्दारी तो हो चुकी है इस मुल्क से। अब तो तयन ये होना चाहिए कि कौन कौन इन्वॉल्व है इस गद्दारी में, और देखे ना सर, बात ये कि अगर हम कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, अगर हम कहते हैं कि हम सुन्नत नबी पे अमल करते हैं, अगर हम कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए मुल्क में, हम मुसलमान हैं, अगर मुसलमान हैं तो सबसे पहले हमारा फर्ज है रूल ऑफ लॉ, तो इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और काम होना चाहिए। आ गया लास्ट में सर, आपने सुना कि हम मुसलमान हैं तो इन पे आर्टिकल 6 लगेगा। सर हम मुसलमान हैं तो रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, आर्टिकल 6 लगेगा। जो कानून की हुक्मरानी में जो भी, चाहे आप चाहे मैं हो चाहे ये है, जो आता है उसके हाथ काट, जो करप्शन करता है, चोरी करता है, सुधर जाएंगे। चार के हाथ काटेंगे सारे सुधर जाएंगे। क्या हाल है सर? देखें, अगर करप्शन और चोरी के ऊपर और बेईमानी के ऊपर हाथ काटने की बात हो रही है तो असेंबलियों में लूटने के मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अगर वहाँ करप्शन होती है तो हाथ कटने चाहिए, हाथ कटने चाहिए, यानी बेईमान लोगों के हाथ कटने चाहिए, 100% लोगों के हाथ कटने चाहिए। 22 करोड़ लोगों को अभी मजबूरी की जिंदगी में डाल देते हैं, उनके हाथ क्यों नहीं करते? अभी मर्दमशुमारी में कितनी आई है आबादी हमारी? अभी तो बहुत कम 23 करोड़ कुछ आ गई ना। तो अगर ये हाथ काटने वाली बात करोगे तो भाई 22 करोड़ के हाथ कट जाएंगे। मैंने आपसे कहा सिर्फ मुसलमानों में असेंबली में आहिस्ता अगर आप ये जब आवाम को खुशहाल करेंगे, जब हम आवाम को खुशहाली देंगे, जब आवाम को अब तालीम देंगे, जब आवाम को रोजगार देंगे, उसके बाद अगर आवाम करे तो फिर आवाम के ऊपर आना चाहिए। अच्छा, उस वक्त तक तो आवाम के ऊपर लाना नहीं बेवकूफी है। तो ये तो फिर जब से पाकिस्तान में जिन जिन लोगों ने गवर्नमेंट की है, जो जो मिनिस्टर बने हैं, उन सब के हाथ कटने चाहिए फिर। तो फिर आपकी भी तकरीबन टीम की हाथ कट जाएंगे। होना चाहिए आपकी टीम, आपकी भी टीम सबके हाथ कट जाएंगे। मेरा भी करना चाहिए। तो फिर वो फॉर्म भरने जब आप जाओगे, भरवाना चाहिए, जो इलेक्शन वो हाथ तो होंगे नहीं, आप लोग भी सिग्नेचर नहीं कर पाओगे। चौधरी वानी सिलाई और सब के फिर हाथ कटेंगे। तो फिर आपके भी समझो कि आपके पास भी कोई इलेक्शन लड़ने के लिए बंदा तैयार होगा। जो जाएगा वो अब जो चोरी करेगा, करप्शन करेगा, सबके हाथ काटने हैं। पाकिस्तान के हवाले से देख रहे हो 22 करोड़ के तकरीबन हाथ कट जाएंगे, 1 आधा करोड़ बच जाएंगे। सही है। और बाकी अगर असेंबली में हुकूमत में रही है तो आपकी भी पूरी टीम के हाथ कट जाएंगे। ये एक सच्चाई, इसको मान लो। अभी रहा आर्टिकल उसका नहीं तो 2 के क्यों काटेंगे? सबके काटो, 2 के काटेंगे। जाए करप्शन अभी करे, जो भी जाता अब करे, उसको पहले से फॉर्म भरवाए कि भाई अगर आपने की तो आपके हाथ कटेंगे। फॉर्म में तो आप लोगों ने भी बहुत इंपॉर्टेंट बात डिक्लेयर नहीं किया। अमेरिका में बाकायदा उन्होंने पैसे भी भेज रहे हैं, कोर्ट का फैसला भी आया हुआ है कि उनकी बेटी आपने डिक्लेयर नहीं किया। देखिए दूध का कोई धुलावा नहीं है, पहले तो आप ये मान सर, ये जातियात वाली बात दूसरी बात पे आ जाए। आपने चोरी करके नहीं रखी होगी, आपने क्या बेटी क्या नहीं, उसका मेरे को तफसील नहीं मालूम। किसी की बेटी उन्होंने कितने नहीं किए, आर्टिकल लगेगा। आपने अभी नहीं आर्टिकल नहीं, आपने अभी फॉर्म भरने की बात की तो उसके हवाले से कहा कि फॉर्म में सब हर कोई कुछ ना कुछ गलत लिखता है आपकी साइड से भी। अब आर्टिकल आर्टिकल तोड़ने की बात, तो देखिए आइन अगर यहाँ टूट रहा है, अभी टूट रहा है, इससे पहले टूट रहा है, ओके, आप लोगों में नहीं तोड़ रहा है। आप जब तहरीक अदम एतमाद आ गई थी, जो कानून है यहाँ आईनी कानून जो है,
तो आप लोग असेंबली नहीं तोड़ सकते। वो कासिम सूरी ने जो असेंबली तोड़ दी और आपके प्रेसिडेंट ने उसको ओके कर दिया, तो आप लोगों ने भी आइन तोड़ा। असेंबली नहीं तोड़ी थी सर, आप यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक कर रहे हैं। असेंबली तोड़ अनाउंस की थी, किसने तोड़ी थी? या फिर प्रेसिडेंट ने तोड़ दी थी? प्रेसिडेंट ने तोड़ी थी, जो भी प्राइम मिनिस्टर ने तोड़ी थी, इमरान खान साहब ने तोड़ी थी। ओके, तो आइन तोड़ा ना वो भी। प्रेसिडेंट ने तोड़ी या फिर प्राइम मिनिस्टर ने तोड़ी या रूलिंग देना की मुदाखलत अपनी जगह पार्लियामेंट को जमा करके करप्शन की अपनी जगह पे भी आ जाता हूँ। पहले ये तो उस वक्त तहरीक अदम एतमाद आने के बाद असेंबली नहीं टूट सकती थी, ये हमारा आइन कहता है, आप लोगों ने तोड़ी। तो मकसद आप लोगों को भी जब मौका मिला आपने भी आइन तोड़ा, इससे पहले जिनको मौका मिला उन्होंने भी तोड़ा। अदालत में नहीं किया जा सकता है, आप लोगों ने भी वही काम किया जो अभी हो रहा है या उससे पहले हुआ था, तो कोई दूध का धुलावा नहीं है। बाकी रहा केसेस बनाने के लिए भाई ने बात की थी कि हमने कोई केस नहीं बनाया था, तो ये राना सनाउल्लाह की जो गाड़ी के अंदर ये 20 किलो हीरोइन निकली थी, वो किसने निकाली थी? वो आप ही के दौर में बने थे। तो आप सब के सब जनरल साहब जो उनके साथ तो उसका भी नाम बता दें भाई, आफरीदी साहब क्या नाम है, किस तरह के इंटरव्यू लिए दिए थे, सेरिया आफरीदी थे ना शायद उस वक्त, उन्होंने पकड़ा था, बोला था मेरे पास ये प्रूफ है। अभी तक आप प्रूफ दिखा सके नहीं। देखिए, जो खराबी उनमें है वही खराबियां आप लोगों में भी है। प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों के बस ये है कि एक दूसरे को गाली देना और एक दूसरे से लड़ना, और पब्लिक बस कभी सोच, मुझे ये लगता है कि आम आदमी क्या सोचता होगा आप लोगों के बारे में कभी आप सोचें। आप लोग रात को जो स्टेटमेंट देते हैं 4 दिन बाद आप कुछ दूसरा स्टेटमेंट देते हैं, जिसको आप डाकू कहते हैं उसको साथ ले लेते हैं, जिसको आप डाकू कहते हैं। चले हमने गलत किया, हम मानते हैं हम गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हो, गलत होता ही रहेगा। नहीं तो इसी जगह आवाज भुगतती रहेगी। लेकिन आप से क्यों फिर भागते हो? ये तभी एजेंट नेशनल असेंबली में जरदारी साहब ने कहा कि आप इमरान खान से मुज़ाकरात करो। बिल्कुल ओपनली तो कह रहे हैं, अभी भी वो करना चाह रहे हैं, आप लोग नहीं करते। आप लोग कहीं ना कोई बहाना पहले से